एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी फुटेज को देख रहा होता है जो कि यूनवू ने दी थी और वह फुटेज उसी जंगल की होती है जब हेन के ऊपर एक एनिमल ने अटैक करने की कोशिश की थी। और उस फुटेज में चियोन होती है जो कि उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में दाना डाल रही होती है ताकि वहाँ पर एनिमल आ जाए। मतलब कि ये सब कुछ चियोन का ही करा धरा होता है। फिर हम चियोन और यूनसंग को साथ में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों ही मिले हुए होते हैं ताकि वो क्यून बिजनेस को अपना बना सके। और चियोन उसे कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि हेन जर्मनी क्यों गई है? यूनसंग कहता है, मुझे नहीं पता, शायद वो किसी प्राइवेट मैटर से जर्मनी गई होगी। और हेन और यून वो दोनों ही घर पर नहीं होते हैं तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो उनके घर पर आ जाते हैं और एक रूम में उनकी चीज़ों को देखने लगते हैं। और वहाँ पर चियोन सिगरेट पीने लगती है लेकिन यूनसंग उसे रोक लेता है। और यूनसंग वहाँ पर यूनवू और हेन की कुछ फ़ोटोज़ देखता है, साथ ही वो वहाँ पर हेन का अल्ट्रासाउंड भी देखता है। और तभी उसे वहाँ पर एक सेफ मिलती है जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि हमारे हाथ कुछ बड़ा लगा है, शायद इस सेफ में उनका कोई सीक्रेट हो सकता है। फिर हम ग्रेस को एक आदमी के साथ देखते हैं और वो आदमी सेक्रेटरी ना को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हेन जर्मनी क्यों गई है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था। हेन यूनवू कहती है, मुझे बस तुम्हारे साथ घर चलना है। तो यूनवू हेन को हक करता है और साथ ही उसे किस भी करता है। फिर वो दोनों एक जगह पर खाने के लिए आते हैं। यूनवू से कहता है कि तुम कप नूडल्स क्यों खाना चाहती हो? हेन कहती है, क्योंकि मैं बिना खाए पिए नहीं मरना चाहती। यूनवू कहता है कि इसे 3 मिनट बाद खाना, 3 मिनट में अच्छे से हो जाएंगे। हेन कहते हैं कि ठीक है, चलो 3 मिनट में मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यूनवू कहता है कि चलो बताओ। तो हेन कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी ज़्यादा मेमोरियल सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं है और हो सके तो मेरे डेथ को लेकर आर्टिकल भी पोस्ट करना। यूनवू कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो? हेन कहते हैं कि मैं सच कह रही हूँ और मेरी फ्यूनरल पर तुम थोड़ा अलर्ट रहना। अगर वहाँ पर लोग मेरे बारे में गलत गलत कह रहे होंगे तो तुम उनके ऊपर केस कर देना, क्योंकि वैसे भी मरे हुए इंसान के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए। यूनवू कहता है, क्या ये मुझे करना चाहिए? हेन कहती है, तो और कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कॉफ़ी से उठकर बाहर आ जाऊँगी? तो यूनवू कहता है कि ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और वो कहती है, एक बात और, मैंने एक विल लिखी थी जिसमें लिखा है कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये मैंने सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर किया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो हम दोनों की शादी को मंजूरी नहीं देती। तो अपनी शादी करवाने के लिए मैंने ये किया था, लेकिन अब मैं उस विल को रिवाइज करूँगी। यूनवू कहता है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हेन कहती है कि क्यों? यूनवू कहता है, पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, उसके बाद ही सोचना कि तुम क्या करना चाहती हो। फिर हम जुनसंग को देखते हैं जिसे कि यूनवू के रूम में एक टैग शॉप का टैग मिलता है और वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है। और वहाँ पर चियोन हेन के कपड़े डालकर देख रही होती है। तो यूनसंग कहता है कि इसे वापस रखो। तो चियोन उसे कहने लगती है कि हमारे अमीर बनने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और वो कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सूचोल इतना डम कैसे हो सकता है, मैंने इतनी आसानी से उसे बेवकूफ़ बना दिया। और उसे बताती है, क्या तुम्हें पता है जब हम पहली बार मिले थे उसने मुझे क्या कहा था? और हमें दिखाया भी जाता है, सूचोल चियोन को कहता है कि मुझे अपने से बड़ी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हेन मुझसे बड़ी है, वो हमेशा ही मेरे ऊपर ऑर्डर झाड़ती रहती है। और जब भी मैं अपने से बड़ी लड़कियों को देखता हूँ मुझे तो गूज़ बम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सुनकर चियोन हंसने लगती है। और प्रेजेंट में वो यूनसंग को कह रही होती है, जब सूचोल को पता चलेगा कि उसकी वाइफ उससे 5 साल बड़ी है तो उसे कैसा लगेगा। फिर हम किमसोन को देखते हैं जो कि सूचोल के लिए एक गिनसंग का प्लांट लेकर आई हुई होती है। तभी वहाँ पर ब्योमजा आती है और कहती है कि ये क्या है? किमसन कहते हैं कि ये गिनसंग का प्लांट है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ये मैं सूचोल के लिए लेकर आई हूँ। तो ब्योमजा कहती है कि मुझे दे दो, मुझे इसे हेन को देना है। तो किमसोन कहती है, तुम उसे क्यों देना चाहती हो? वो तो बिल्कुल ठीक है और वैसे भी वो तो कभी बीमार भी नहीं होती। तो ब्योमजा गुस्से में कहती है, ऐसा नहीं होता, किसी की हेल्थ की कोई गारंटी नहीं होती, कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है और हेन भी हो सकती है। और वो सूचोल को कहती है कि तुम और हेन इसे दोनों हाफ हाफ बांट लेना, लेकिन सूचोल मना कर देता है। तो ब्योम जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, अपनी बहन के लिए तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और वह ब्योम जून के पास आती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ। वैसे भी ब्योम चौक अब यहाँ से जा चुका है, मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। और वह देखते हैं कि ब्योम जन एक स्नेल को कुछ खिला रहा होता है। तो वो कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? ब्योमजुन कहता है कि यह स्नेल बीमार है तो मुझे इसकी टेक केयर करनी है। यह सुनकर ब्योमजा जोर जोर से रोने लगती है और कहती हैं कि सबको एक दूसरे की पड़ी हुई है, लेकिन हेन के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। तो ब्योमजुन कहता है, लगता है तुम पागल हो चुकी हो। फिर हम हेन और यूनवू को देखते हैं, दोनों टीवी देख रहे होते हैं। फिर यूनवू टीवी बंद कर देता है। हेन कहते हैं कि मैं सोने के लिए रूम में जा रही हूँ, तुम जहाँ सोना चाहते हो तुम सो सकते हो। यूनवू कहता है, क्या मुझे तुम्हारे रूम में सोना चाहिए? हेन कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा,
जहाँ तुम्हारा मन करे तुम वहाँ सो जाओ। ये बोलकर वो अपने रूम में जाने लगती है तो युनवो भी वहाँ पर आता है और कहता है क्या से मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। इस पर हेन बिल्कुल चुप हो जाती है तो युनवो कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगी मेरे साथ, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो जाने लगता है लेकिन हेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहते हैं कि मैंने अभी मना नहीं किया, मुझे सोचने दो। तो युनवो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम सोचो। तो हेन कहती है सिर्फ आज के लिए तुम मेरे साथ सोना चाहते हो या फिर आज से हमेशा के लिए। युनवो कहता है कि हमेशा के लिए। तो हेन कहती है ठीक है फिर तुम सो सकते हो। और फिर वो रूम के अंदर आ जाता है और वो हेन का हाथ पकड़कर उसके क्लोज आने लगता है। लेकिन फिर हेन उसे एक लड़की की बात बताने लगती है कि कार एक्सीडेंट में उस लड़की की डेथ हो गई थी। युनवो कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो हेन कहती है जब वो लड़की हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पर उसके हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा हंगामा किया था क्योंकि उसकी वाइफ ने एक विल लिखी हुई थी लेकिन उसने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं दिया था। तो उसका हस्बैंड वहाँ पर कह रहा होता है कि ऐसे नहीं मर सकती, इसे पहले डॉक्यूमेंट पर साइन करना पड़ेगा, इसे अपनी विल रिवाइज करनी पड़ेगी। और हेन कहने लगती है आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी वाइफ मर रही थी और उसे पैसों की पड़ी हुई थी। मुझे तो लगता है कि उस इंसान को मर ही जाना चाहिए। तो युनवो कहता है तुम्हें इतने हार्श वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। तो हेन कहती है वो लड़का यही डिज़र्व करता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि कई लोग तो अपने वाइफ की फ्यूनरल पर बाथरूम में बैठकर हंस रहे होते हैं कि शुक्र है वो मर गई। ये सुनकर युनवो काफ़ी चौंक जाता है। तो हेन कहती है तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, सभी हस्बैंड एक जैसे नहीं होते, मेरा हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा है। क्या तुम भूल गए जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बीमार हूँ तब तुमने मुझे क्या कहा था। युनवो कहता है कि क्या। हेन कहती है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और यह सुनकर मैंने काफ़ी कंफर्ट फील किया था और जब ऑफिस में मुझे खांसी हो रही थी तुम बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए थे और मेरी बीमारी को लेकर सर्च करने के लिए तुम पूरी रात जाग रहे थे। और अब देखो तुम कोरिया से मुझसे मिलने के लिए सीधे जर्मनी आ गए, तुम सबसे अलग हो। युनवो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। हेन कहती है कि हाँ। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और युनवो हेन को सोता हुआ देख रहा होता है और साथ ही उसका हाथ भी पकड़ लेता है। उसके बाद हम युनवो एक चर्च में देखते हैं और वो हेन के लिए प्रे कर रहा होता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर सुबह होती है और यांगी युनवो कॉल करता है कि तुम कहाँ पर हो। तो युनवो से बताता है कि मैं जर्मनी आया हुआ हूँ। ये सुनकर यांगी कहता है देखा मुझे पता ही था कि तुम हेन को बहुत पसंद करते हो। फिर युनवो घर आता है, हेन काफ़ी खुश होती है और वह युनवो को बताती है कि मुझे पता चला है कि वही हॉस्पिटल मुझे ट्रीट कर सकता है। और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि युनवो को पता चला था कि उसी हॉस्पिटल में काफ़ी फ्रॉड किया जाता है, यानी कि डॉक्टर स्पेशल पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो युनवो ने डॉक्टर से बात की थी और कहता है मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, यहाँ पर सिर्फ स्पेशल पेशेंट को ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है और मैं एक लॉयर हूँ, अगर आपने मेरी वाइफ को ट्रीट नहीं किया तो मैं आपके अगेंस्ट केस भी कर सकता हूँ कि आपने साउथ कोरिया की पेशेंट को इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया है। तो इस पर डॉक्टर मान जाता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और वहीं प्रेजेंट में हेन काफ़ी खुश होती है और वो युनवो कहती है कि मेरे वाइट ब्लड सेल इंक्रीज करने के लिए वो मुझे ट्रीट कर सकते हैं, हालांकि इस चीज़ की गारंटी नहीं है लेकिन फिर भी वो कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर युनवो भी काफ़ी खुश होता है और कहता है कि अब से तुम्हें अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है और उसे बताता भी है कि तुम्हें क्या क्या खाना चाहिए। हेन कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या डाइट लेनी चाहिए। युनवो कहता है यह तो एक कॉमन सेंस होती है। इस पर हेन स्माइल करने लगती है। फिर हम युनसंग को देखते हैं जो कि उसी टैक्स शॉप पर आता है जहाँ पर युनवो ने वो फुटेज दी थी और वहाँ का वर्कर युनसंग को कहता है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि अपने स्पा में आती हैं और वहाँ पर जॉन होती हैं, वो जॉन को मारने लगती हैं और कहते हैं कि तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें अलर्ट रहने के लिए कहा था ना, तुम गाड़ी के डैश कैम फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी। जॉन कहते हैं तुम भी मेरी पार्टनर हो, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी देना चाहिए। तो ग्रेस कहती है अपनी बकवास बंद करो, अगर युनसंग को इसके बारे में पता नहीं चलता तो पता नहीं ये फुटेज किसके हाथ लग जाती। तो जॉन कहती है ये छोड़ो, वैसे अमीर बनने के बाद इस फैमिली के साथ क्या होगा। ग्रेस कहती है तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने शेयर लेकर यहाँ से निकल जाना। जॉन कहती है लेकिन फिर भी। ग्रेस कहती है कहीं तुम्हें सोचल के ऊपर तरस तो नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या होगा। जॉन कहती है मुझे उसके ऊपर तरस क्यों आएगा, और वैसे भी उस इडियट के लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है, और इस घर में तो मैं स्मोक भी नहीं कर सकती क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। ये सुनकर ग्रेस को और गुस्सा आता है और कहती है मुझे तुम्हारी स्मोक करते हुए फुटेज में मिली थी, अगर वो किसी और के हाथ लग जाती तो क्या होता। और उसके ऊपर जोर से चिल्ला देती है और तभी वो दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किम सोन होती है और किम सोन के सामने ग्रेस जॉन को मैम मैम कहने लगती है। किम सोन कहती है कि तुम अभी किसके ऊपर चिल्ला रही थी। ग्रेस कहती है कि नहीं, मैं तो किसी के ऊपर भी नहीं चिल्ला रही थी। और फिर ग्रेस जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया, तो जॉन भी मना कर देती है।
उसके बाद ग्रेस किम से उनको स्पा देने लगती है और उसे कहती है कि आपको पता है कि यूनवू जर्मनी गया है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो ग्रेस उसे कहती है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने यूनवू को बता दिया था कि हेई ने एक विल लिखी है और उसे प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मिलने वाला है। ये सुनकर किमसन काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ग्रेस कहती है कि मुझसे गलती से हो गया और उसके बाद से ही यूनवू काम में काफ़ी दखलंदाजी दे रहा है और सूजोल के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को लेकर भी उसने चेयरमैन को कहा है कि हमें पहले टेस्ट वैलिडिटी करनी चाहिए और अगर यूनवू ऐसा ही करता रहा तो सूजोल के हाथों से ही ये प्रोजेक्ट जा सकता है। फिर हम सूजोल को देखते हैं जो कि चेयरमैन को कह रहा होता है कि टेस्ट वैलिडिटी की क्या ज़रूरत है जब मैं गारंटी देता हूँ और हम यूनसन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। चेयरमैन कहता है कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन यूनवू की बात भी सही है, टेस्ट वैलिडिटी करने में गलत ही किया है। और फिर सूजोल चोन को कहता है कि यूनवू बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। फिर हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजोल होता है और वहाँ पर सभी अनाथ बच्चे होते हैं और चेयरमैन सूजोल को कहता है कि हम अभी आते हैं, तुम इन बच्चों के साथ खेलो। तो सूजोल कह देता है कि ये मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं और वहाँ पर यूनसंग भी होता है। ये सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वह सूजोल को बॉल मार देता है, जिसकी वजह से सूजोल जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर हेइन आती है और वह यूनसंग को कहती है तुमने मेरे भाई को बॉल क्यों मारी। यूनसंग कहता है तुम्हारा नाम क्या है। हेइन कहती है कि मेरा नाम हेइन है और फिर यूनसंग वहाँ से चला जाता है। और फिर हेइन सूजोल को कहने लगती है कि अब रोना बंद करो, तुम हमेशा ही दूसरे बच्चों के हाथों बुली होते रहते हो। और हेइन खुद भी उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर ट्योन भी होती है और वह सूजोल के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम चेयरमैन के ग्रैंडसन हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो जॉन उसे चुप करवाती है, उसके आंसू साफ करती है और कहती है कि चलो बड़े होकर हम दोनों शादी कर लेंगे। सूजोल कहता है कि क्यों, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। और वहीं प्रेजेंट में सूजोल को देखकर जॉन कह रही होती है कि ये इडियट आज भी नहीं बदला है। उसके बाद वो सभी खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर चेयरमैन भी होता है, साथ में जॉन और उसका बेबी भी होता है। तो जॉन के बेबी को देखकर वहाँ कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लगता भी नहीं है कि ये सूजोल का बेटा है। तो इस पर चेयरमैन कह देता है कि क्या सूजोल ने अपना डीएनए टेस्ट करवाया था। यह सुनकर सूजोल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो उसकी मॉम कहती है गुस्सा करने वाली बात नहीं है, हमारी फैमिली में सभी डीएनए टेस्ट करवाते आ रही है। लेकिन सूजोल तो चेयरमैन के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे जो कहना है तुम कह सकते हो, लेकिन मैं अपनी वाइफ और बच्चे के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। क्या मुझे ये बोलने से पहले आपको ये नहीं दिखा कि जॉन यहीं पर बैठी है और यह सुनकर उसे कैसा लगेगा। और वो जॉन और अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है। तो चेयरमैन कहता है कि इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात थी। तो ब्योमजा कह देती है कि उसने बिल्कुल सही किया है। और फिर घर पर सूजोल अपने बेटे को देखकर कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर ही गया है। और फिर वो जॉन को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। जॉन कहती है कि किस लिए। तो सूजोल कहता है कि घर में मैं सबसे वीकेस्ट मेंबर हूँ और शायद इसीलिए वो तुम्हें मिसट्रीट करते हैं, लेकिन बस तुम वेट करो, मैं अपने रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में सक्सीड होकर ही रहूँगा और उसके बाद से तुम्हें कोई भी मेरी वजह से मिसट्रीट नहीं करेगा। जॉन कहती है कि ठीक है। फिर हम यूनवू के गांव को देखते हैं और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि बेगडू से पूछ रहे होते हैं कि यह कौन सी जगह है। उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि हेइन होती है और उस गाँव में हेइन के विजिट करने की वजह से वो गाँव बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। वहाँ पर लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं और उसी जगह पर फ़ोटोज़ लेने लगते हैं जहाँ पर हेइन ने फ़ोटोज़ ली थी। और साथ ही वहाँ पर वो सारे रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा चलने लगते हैं जहाँ पर हेइन ने खाना खाया था। और ये देखकर बेगडू तो बहुत ही खुश होता है कि हेइन ने उनके गांव को फेमस कर दिया है। फिर हम हेइन और यूनवू को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि यूनवू को हेलो कहती है। ये सुनकर हेइन उसे कहते हैं कि ये मैरिड है, तुम्हें 5 साल पहले आना चाहिए था। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। यूनवू से देखकर स्माइल कर रहा होता है तो हेइन यूनवू की तरफ देखती है। तो यूनवू कहता है वैसे यहाँ का काफ़ी अच्छा कल्चर है, सभी एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्रैंक है। तो हेइन कहती है तुम तो काफ़ी खुश होते होंगे क्योंकि तुम बहुत सारी लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो और प्रिंसिपल डॉटर के लिए भी। यूनवू कहता है कि प्रिंसिपल डॉटर। हेइन कहती है कि मैं सोयंग की बात कर रही हूँ, मिसू ने बताया था कि वो तुम्हारा पहला प्यार है। यूनवू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे कभी ढंग से मिला भी नहीं हूँ। वैसे वो काफ़ी प्रीटी थी, उसके शॉर्ट हेयर थे। हेइन कहती है तुम्हें इतना भी पता है, वैसे फर्स्ट लव के लिए मिलना ज़रूरी नहीं है और उसे तो तुम्हारी पूरी फैमिली जानती थी। और अगर तुम किसी को दूर से देख रहे हो और बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा पहला प्यार है। यूनवू कहता है क्या सच में तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि तुम इस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड हो। क्या तुम भी किसी को दूर से देखकर खुश होती थी? क्या तुम्हारा भी कोई फर्स्ट लव है? अगर ऐसा है तो वो कौन है? हेइन कहती है मैं क्यों बताऊँ, मैं उसे हमेशा ही बस में देखा करती थी। यूनवू कहता है कि क्या तुमने बस में भी ट्रैवल किया है?
फिर हम डोमजून को देखते हैं जो कि घर के अंदर आ रहा होता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग घर के अंदर जा रहे होते हैं। तो वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि घर पर कैमराज में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो वो ठीक करने के लिए आया है। तो वो कहता है कि ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ग्रेस के आदमी होते हैं और ग्रेस उसे यूनवो के रूम में ले जाते हैं और उसे वही सेफ ओपन करवा लेती है और ग्रेस उसमें वही डिवोर्स एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट देख लेती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है और कहती है मुझे पता ही था कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। फिर हम यूनवो और हेन को देखते हैं जो कि एक जगह पर कुछ लोग को देख रहे होते हैं जो कि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले वहाँ पर बांधा था। लेकिन हेन को वहाँ पर वो लोग मिलता ही नहीं है और कहते हैं मुझे तो लगता है कि हमारे लोग को फेंक दिया होगा। उसके बाद वो दोनों बाजार में घूम रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़का उन्हें लीव के बारे में बता रहा होता है। तो हेन पूछती है कि इसकी क्या स्पेशलिटी है। तो उसे बताता है कि ये लक्की लीव है और जिसके पास भी ये होते हैं उसका लक काफ़ी अच्छा होता है। तो हेन भी एक खरीद लेती है। तो यूनवो से कहता है कि क्या तुम इसमें बिलीव करती हो। हेन कहती है कि नहीं, लेकिन खरीदने में क्या जाता है। फिर हम हेन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो वहाँ पर चेकअप के लिए आई हुई होती है। उसका फेस उतरा हुआ होता है। तो यूनवो कहता है कि क्या हुआ। तो हेन कहती है कि मेरा वेट गेन हो चुका है जबकि मेरा वेट कम होना चाहिए था। यूनवो कहती है इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो हेन कहते हैं क्योंकि मैं लाइफ टाइम के लिए प्रीटी होना चाहती हूँ और मैं अगली होकर नहीं मर सकती। तो यूनवो कहते हैं अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि वेट गेन करने के बाद भी तुम प्रीटी लगोगी, तुम तो मेरी बात के ऊपर भरोसा ही नहीं करोगी। हेन कहते हैं कि चाहे जो भी है, लेकिन मैं अगली नहीं लग सकती और वहाँ पर वेट कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने लगती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और उसे चेकअप के लिए आने के लिए कहती है और हेन उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी हेन वहाँ पर एक लड़के को देखती है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसे फॉलो करते हुए वो काफ़ी दूर चली जाती है और तभी वो दोनों रुकते हैं और वो लड़का हेन की तरफ देखता है। हेन उसे देखकर सुवोन कहती है, हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, ये हेन का सिर्फ भ्रम होता है। और वहीं उनको देखता है कि हेन बाहर क्यों नहीं आ रही है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है कि पेशेंट तो रूम में आया ही नहीं है और हमने सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है, वो हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं है। ये सुनकर यूनवो काफ़ी घबरा जाता है और वो भागते हुए हेन को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक पेशेंट बेहोश पड़ी होती है। तो उसे लगता है कि कहीं ये हेन तो नहीं है। तो वो भागते हुए वहाँ पर जाता है, लेकिन वो कोई और होती है। और तभी वहाँ पर हेन आती है और यूनवो कहती है कि मुझे भूख लगी है और उसे देखकर यूनवो रोते हुए उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वो दोनों खाने के लिए बैठे होते हैं और यूनवो से कहता है क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं था कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गई। हेन कहती है कि मुझे याद था और उसे बताती है कि मैंने सुवोन को देखा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो कि हेन यूनवो को बता रही होती है और सुवोन हेन का भाई होता है जिसके साथ वो बचपन में एक ट्रिप पर आई हुई होती है और वो बोट पर राइड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हेन पानी में गिर जाती है और हेन को बचाने के लिए सुवोन भी पानी में कूद जाता है और वो जैसे कैसे हेन को बचा भी लेता है। तभी वहाँ पर किम सियोन आती है और हेन को कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। हेन कहते हैं कि हाँ, लेकिन सुवोन कहाँ पर है। और वो वहाँ पर सुवोन को ढूंढने लगते हैं और उन्हें सुवोन मिल भी जाता है। लेकिन इसी दौरान सुवोन की डेथ हो जाती है और यही रीज़न होता है जिसकी वजह से किम सियोन हेन को बुलाना पसंद नहीं करती। और वहीं प्रेजेंट में ये सुनकर यूनवो हेन को कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हेन कहती है कि हाँ, लेकिन मैं अभी भी गिल्ट में हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुवोन से उसकी लाइफ ले ली है जबकि मरना तो मुझे चाहिए था। तो यूनवो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हेन उसे कहती है वैसे मैंने सुना है जब हम मरने वाले होते हैं तो हमें लेने के लिए हमारा करीबी हमें एंजल बनकर लेने के लिए आता है और मुझे लगता है कि मुझे लेने के लिए सुवोन आएगा। यूनवो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हेन कहती है जब मैं मर जाऊंगी और मेरे मरने के बाद जब तुम मरोगे तो तुम्हें लेने के लिए मैं एंजल बनकर आऊँगी। यूनवो कहता है क्या सच में तुम मुझे लेने के लिए आओगी। हेन कहती है कि हाँ, इससे तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लगेगा। यूनवो कहता है क्या तुम श्योर हो कि मुझे तुमसे डर नहीं लगेगा। हेन कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इतनी प्रीटीएस्ट एंजल जो हूँ। ये सुनकर यूनवो स्माइल करता है और कहता है कि अभी खाने पर फोकस करो। फिर यूनवो उसी आदमी को फ़ोन कर रहा होता है जिसे कि उसने सीसीटीवी फुटेज दी थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसने तो अपनी शॉप बंद कर दी होती है। फिर हम यूनसंग को देखते हैं जो कि चेयरमैन को वही नेपोलियन फिगर गिफ्ट करता है। ये देखकर चेयरमैन काफ़ी खुश होता है। तो यूनसंग उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को लेकर आप वैलिडिटी लेना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, यूनवो ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है। यूनसंग कहता है वैसे ये ठीक भी है, अब मैं इसके बारे में किसी और कंपनी से बात करूँगा। तो ग्रेस कहते हैं कि क्या दूसरी कंपनी से। और वो चेयरमैन को कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ फिर तो आपके हाथ से ये प्रोजेक्ट जा सकता है। फिर चेयरमैन को एक आदमी बताता है कि सॉन्ग ने बहुत ज़्यादा घोटाला कर दिया है। ये सुनकर चेयरमैन को काफ़ी गुस्सा आता है
और वो साथ में उसे ये भी बताता है कि प्रोसिक्यूटर जांच करना चाहते हैं। तो चेयरमैन कहते हैं कि ठीक है, वो जांच कर सकते हैं। फिर चेयरमैन और सोली बात कर रहे होते हैं। तभी सोली नीचे झुकती है और वो देखते हैं कि टेबल पर एक डिवाइस लगी हुई होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है। फिर उनकी पूरी फैमिली इकट्ठा होती है और वहाँ पर कुछ आदमी भी आए हुए होते हैं उसी डिवाइस को देखने के लिए, और वो उन्हें बताते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी के बोलने पर एक्टिव हो जाती है और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ये सुनकर वो सभी काफ़ी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ये किसने किया होगा। तो आदमी कहते हैं कि हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसका रिसीवर कौन है। उसके बाद वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें यूनवू के रूम में वो रिसीवर मिलता है, जिसे देखकर घर वाले सभी काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर किम सेन हेन को कॉल करके सब कुछ बताती है कि यूनवू ने यह सब कुछ कर दिया है। तो हेन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? तो वो कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के रूम में डिवाइस का रिसीवर मिला है। हेन कहती है यह तो उसे वहाँ पर कोई भी रख सकता है, और अपनी फालतू बकवास बंद करो, ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। फिर हम यांगी को देखते हैं जो कि यूनवू से कॉल पर बात कर रहा होता है, और यूनवू ने उसे उसी दुकान पर भेजा होता है जहाँ पर उसने फुटेज दी थी, और उससे बताता है कि उसने अपनी दुकान बंद कर दी है। तो यूनवू कहता है दुकान के बाहर ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है, उसके डैश कैम में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होगा, तो तुम उसे वहाँ से ले लो। यांगी कहता है कि ठीक है, और वो मेमोरी कार्ड वहाँ से निकाल लेता है। फिर यूनवू हेन के पास आता है। हेन उसे कहती है तुम्हारे पास मेरी फैमिली से किसी का कॉल तो नहीं आया, कहीं तुमसे किसने कुछ कहा तो नहीं? यूनवू कहता है कि नहीं, क्या उनकी कॉल आनी चाहिए थी? हेन कहते हैं कि नहीं, और वो कहती है अगर मेरी फैमिली से तुम्हारे पास किसी की कॉल आई तो तुम पिक मत करना, और वो उसे फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए कह देती है, और कहती है कि जब तक मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाता मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब करे। यूनवू कहता है कि ठीक है, और वो भी फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर हम ब्योमजा को देखते हैं और उसे उसी आदमी से सियोली की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो उसे बताता है कि यह सियोली नहीं बल्कि ये सुनियंग है, और इसकी 30 साल पहले डेथ हो चुकी थी। तो ब्योमजा कहती है कि फिर सियोली कौन है? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सुनियंग के मरने से 3 साल पहले उसे अडल्ट्री के लिए जेल हो गई थी, और उसने वहाँ पर एक बेबी बॉय को भी जन्म दिया था। तो ब्योमजा कहती है मतलब कि सियोली का एक बेटा भी है? तो वो कहता है कि हाँ। फिर हम चेयरमैन और उसकी फैमिली को देखते हैं और उन्हें यूनवू के रूम में उसी सेफ में वही डिवोर्स डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर ग्रेस उन्हें कहती है कि मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि आजकल यूनवू अपने एक फ्रेंड से मिल रहा है जिसका नाम यांगी है, और वो डिवोर्स अटॉर्नी है, और वो उसे ये भी बताती है कि यांगी किस लॉ फर्म में काम करता है। तो चेयरमैन कहता है ये तो वही लॉ फर्म है जिसमें कि सॉन्ग भी काम करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनवू ने इन्फॉर्मेशन यांगी को दी होगी और यांगी ने सॉन्ग को दे दी होगी। तो ब्योमजून कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और यूनवू को तो हमारे सीक्रेट फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो चेयरमैन चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यूनवू के ऊपर भरोसा नहीं है, पहले उसे यहाँ पर बुलाओ, बात करके सब कुछ क्लियर होगा। फिर हम यूनवू और हेन को देखते हैं जो कि एक जगह पर खाने के लिए आई हुई होते हैं। तो हेन कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर जीना चाहती हूँ। यूनवू कहता है ठीक है, फिर तुम खाने के लिए लाइन में लगो, मैं बस अभी आता हूँ। तो हेन कहते हैं कि ठीक है। फिर यूनवू भागते हुए उसी आदमी के पास जाता है जो कि उन्हीं लक लीफ को सेल करता था, और यूनवू कहता है कि मैं सारी खरीदना चाहता हूँ, और यूनवू उसके एक बुके बना लेता है। और फिर यूनवू उसी जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, और वो उस लोग को ढूंढने लगता है जो कि वहाँ पर 3 साल पहले हेन ने लगाया था, और उसे वो मिल भी जाता है, जिसे देखकर यूनवू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है। उसके बाद यूनवू भागते हुए हेन के पास आ रहा होता है। उसे भागते हुए देखकर हेन सोचती है कि इसके पास ये क्या होगा, और हेन की मॉम उसे कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। लेकिन तभी वो हेन को डिवोर्स डॉक्यूमेंट की फ़ोटो सेंड कर देती है, और हेन उसे देख भी लेती है, जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है। यूनवू हेन के पास आता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, लेकिन हेन गुस्से में वो सारी लीफ गिरा देती है, और वो यूनवू को वही डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहते हैं कि कहो ये सब झूठ है, लेकिन यूनवू कह देता है कि ये सच है। और ये सुनकर तो हेन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है कि जिसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसने भी उसे धोखा दिया है। और एपिसोड के लास्ट में हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है कि जब यूनवू ने हेन को अम्ब्रेला दिया था तो हेन उस अम्ब्रेला को देखकर स्माइल कर रही होती है, और फिर वो यूनवू को बस में देखती है और ड्राइवर को बस के साथ साथ जाने के लिए कहती है, और वो अपनी गाड़ी से यूनवू को देख रही होती है। यानी कि हेन ने यूनवू को कहा था कि वो अपने पहले प्यार को बस में देखा करती थी, और उसका पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि वो यूनवू ही होता है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।